भारतीय सेना में सर्विंग सोल्जर या फिर रिटायर्ड जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इलाज के लिए जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इन हॉस्पिटलों की हालत भी खराब होती जा रही। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां से रेफरल काम शुरू होता है। हालांकि एक्स सर्विसमैन के लिए ECH भी हैं, उसके थ्रू भी इलाज होते हैं। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल इनपैनल्ड हैं, वहां पर जाके इलाज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव वाला रवैया फौजियों के साथ हमेशा होता रहा है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, सिविल डिपार्टमेंट्स हो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, स्टेट गवर्नमेंट्स के, फौजी की फाइल आई थी, फौजी का कोई मामला आया नहीं तो वो दब जाता है। वो समझ से परे है कि आखिर इतनी बेरुखी क्यों है सरकारों की भी और जो वहां पर बैठे अधिकारी उनकी भी। आज हमने बात करनी है कि जो वेटरन्स हैं OR से लेके अफसर्स तक जो ECH के बीच आते हैं उनको कितनी परेशानी होती है, क्या क्या मुसीबतें झेल रहे हैं और एक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं कर्नल SS पठानिया, शौर्य चक्र विजेता हैं और काफी समय से इस चीज को लेकर दौड़ धूप कर रहे हैं। कमांडर्स तक लेटर भी हो चुके हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। तो कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू पवन जी एंड थैंक यू न्यूज रूम। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये एक मसला है जिसे लेकर बहुत से लोग परेशान हैं, सिपाही से लेकर अधिकारी तक। आखिर ECH का ये मक्कड़ जाल है क्या? देखिए पवन जी, क्या हुआ था कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ये गवर्नमेंट ने शुरू की थी, जिसका मकसद ये था कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोड था, तो उन्होंने पॉली क्लिनिक बनाए और जम्मू में भी है, बीडीबाड़ी में भी है, अखनूर में भी है। तो मकसद ये था कि इन लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मुहैया कराई जाए और इसके लिए उन्होंने वन टाइम कंट्रीब्यूशन भी रखा। जो इस समय की अगर मैं बात करता हूँ तो एक जो हवलदार से नीचे जो रिटायर होता है उसको 30,000 रुपये की वन टाइम कंट्रीब्यूशन है। JC उसका 67,000 और अफसर का 1,20,000 रुपया। अच्छा। ये कॉर्पस मनी बन जाती है जिससे ECHS की जो फैसिलिटी एक्सटेंड होती है। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि कौन कौन से अच्छे हॉस्पिटल हैं उस रीजन के अंदर जहाँ पे पॉली क्लिनिक एस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ से उनको रेफरल दिए जाते हैं ऑन द लाइन ऑफ CGHS ऑल्सो। उनका भी यही सिस्टम। अभी अगर हम बात करते हैं जम्मू के अंदर, आप देखेंगे नारायणा जो है बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वो एम्पैनल्ड है, जहाँ पे ये फैसिलिटीज हमारे वेटरन्स को दी जा रही है जो ECHS के बेनिफिशरीज हैं। उसमें वो भी आते हैं और उनका परिवार भी आता है। अभी मैं एक फिगर की बात करूंगा। इस समय अगर जम्मू कश्मीर UT की हम बात करते हैं तो तकरीबन 68,000 लोग जो है वो डायरेक्टली जो सोल्जर्स हैं वो बेनिफिटेड है इससे। और उसके बाद अगर इनके परिवार, हॉस्पिटल तो बहुत से होंगे पहले। मैं JK UT की बात करूं, बहुत है। जैसे JK UT की बात अभी जम्मू में ही आप देख लीजिए, यहाँ पे बत्रा एम्पैनल है, वो भी इम्पैनल। उसके बाद नारायण एम्पैनल है, डॉक्टर KD का हॉस्पिटल है और एक ये नहर के ऊपर हॉस्पिटल है। तो ये काफी एम्पैनल होता है। वो डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल में आपको सबसे ज्यादा अच्छी सुविधा और ट्रीटमेंट मिल सकती है। उसके अंदर नारायणा मैं बोलूंगा बेस्ट हॉस्पिटल है एज ऑन टू डेट। अभी नारायणा वालों ने क्या किया कि 1 साल पहले, बिकॉज वो थोड़ा डिस्टेंस पे पड़ता है, तो उन्होंने गांधीनगर में एक अपना फैसिलिटी सेंटर खोल दिया, OPD सेंटर, जिसके अंदर वो OPD की फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेबोरेटरी की फैसिलिटीज दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्यूमो की फैसिलिटी दे रहे हैं और शायद 1-2 और फैसिलिटी भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो फैसिलिटी है, ये जो CGHS और आयुष्मान कार्ड हो रहे हैं उनको मिल रही है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन को और उनके जो डिपेंडेंट है उनको नहीं मिल रही है। वो क्यों? मैंने इसके बारे में, जब मेरे को ये पता चला तो मैंने कहा चलो जी इसका पता किया जाए क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं, इनके एक फैसिलिटी डायरेक्टर है माधवन साहब, मैं उनसे नारायणा में मिला और उनको मैंने इस समस्या के बारे में बताया कि क्या वजह है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन बेनिफिशियरी है उनके साथ ये भेदभाव हो रहा है। तो इससे सर इसके अंदर हम देख रहे हैं और जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा। तीसरी बार जब मेरी उससे मीटिंग हुई, और उससे पहले मैंने ये मीडिया में, प्रिंट मीडिया सब जगह ये दे दिया था कि थोड़ा इसका इम्पैक्ट पड़े। पिछली बार जब मैंने उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि अभी जो ECHS का रीजनल डायरेक्टर है उसकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, वो हमसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। किस बात का? इसके लिए ये फैसिलिटी एक्सटेंड करने, जो गांधीनगर वाली फैसिलिटी है। बाकी नारायणा में तो ट्रीटमेंट चल रही है। ठीक है, मैं जो गांधीनगर में सेंटर है, करेक्ट, गांधीनगर सेंटर की बात, मेन इशू वही है।
तो मैंने कोशिश की इससे बात करने की, जो डायरेक्टर है यहाँ पर कर्नल जसविंदर सिंह, लेकिन उसने कोई ज़्यादा इनकरेज नहीं किया। और उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे उससे मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा कि भाई साहब, आर यू डूइंग एनीथिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन व्हिच अवर पीपल हैव बीन सब्जेक्टेड टू? ही गिव अ वेरी कर्ट रिप्लाई, नो। उसके बाद फिर मैंने अपने लेवल पे जहाँ जहाँ पहुँच सकता था ये आवाज़ मैंने उठाई। अभी सवाल ये उठता है कि अगर आप सीजीएचएस वालों को, आयुष्मान कार्ड वालों को होल्डर कर रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं खासकर जो बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन हो गए हैं, उनको अगर नारायणा में जाना है तो वो उनको 8.5 किलोमीटर उनको एक ऑटो लेना पड़ेगा, बसेस में जाएंगे, उम्र उनकी देखिए आप। और अगर ये फैसिलिटी यहाँ पे है तो इसको डिनाई करने के लिए इनके पास वैलिड रीजन होनी चाहिए। अभी मैंने बड़े बार मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, तो मैंने एलजी साहब से भी निवेदन किया, बिकॉज एलजी साहब का बहुत बड़ा रोल है इसको प्ले करने में। अच्छा, एलजी साहब जो है, अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटी जिसके अंदर ये गांधीनगर सेंटर आता है, तो अगर एलजी साहब एक बार उनको ये बोल देते हैं, बाकी जहां तक रीजनल डायरेक्टर ईसीएचएस के साथ प्रॉब्लम का इशू है, दैट कैन बी सॉर्टेड आउट वेरी इजीली। सो हमारा जो आज का मुद्दा यही था कि आपके थ्रू मैं, ये जो लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए, मैं डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड को भी निवेदन करूंगा, मैं एक्स सर्विसमैन लीग जो है जम्मू कश्मीर की, उनको भी मैं इसी चीज पे आ रहा था। जम्मू में जिला सैनिक बोर्ड है, जो राज्य सैनिक बोर्ड हमारा डायरेक्टर पद के, वहां पर भी आई थिंक ब्रिगेडियर रैंक के वेटरन होंगे। जी जी। उसके बाद एक्स सर्विसमैन लीग है, उसमें भी बड़े अधिकारी हैं। हाँ, जनरल। क्या इन लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया ये? देखिए, उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है, क्योंकि मैं सैनिक समाज पार्टी का पिछले 8 साल से प्रेसिडेंट हूँ, और जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी एज ए स्टेट प्रेसिडेंट, तो उसमें एक मेरा जो मेन मुद्दा था कि मैं अपनी फ्रेटर्निटी, आर्म फोर्स फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उनका मुद्दा उठाता हूँ, बिकॉज ये मुद्दा कोई और नहीं उठाता है। अब इसका फल मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी जब तक ये चीज़ मटेरियलाइज हो जाए, और उन लोगों को जिनकी 70 साल 75 साल 80 साल उम्र है, गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं, या तो यहाँ पे आके वो पेमेंट करें, बिकॉज अगर ओपीडी पे में आते हैं तो उनको 500 रुपया जेब से देना पड़ेगा, या अगर दूसरे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो या तो जेब से पैसे निकाले, ये जो फैसिलिटी जो है एंटाइटल है, बिकॉज नारायणा अगर दे रहा है तो नारायणा का जो फैसिलिटी सेंटर है उसको भी देनी चाहिए। और जो ये हॉस्पिटल इंपैनल्ड होते हैं, इनको तो एमओडी की तरफ से पैसा मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए जो भी कैशलेस स्कीम है। एब्सोल्युटली, सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। और मेरे हिसाब से नारायणा या जितने भी पैनल हॉस्पिटल है, दे आर मेकिंग ए वेरी गुड मनी आउट ऑफ दिस ईसीएचएस। लेकिन सवाल फिर भी आता है कि भाई आप एक बेनिफिशियरी कैटेगरी को, वो भी एक्स सर्विसमैन, उनको आप कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं सीजीएचएस वालों की? और अगर आप ईसीएचएस वालों की जो बेनिफिशियरी है, उनकी लाइफ आप देखिए, इन्होंने सारी जिंदगी अपनी जवानी जो है देश सेवा में लगा दी, उसके बाद रिटायर होके घर में आ गए, अपनी जिम्मेवारियां फिर भी पूरी कर रहे हैं, और जो ट्रीटमेंट दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, अभी सीजीएचएस तो खुशी है ना जी, गवर्नमेंट की नौकरी की, उसके बाद आप एंजॉय कीजिए, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको लुक आफ्टर किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो वेटरन्स हैं, उनके साथ ये भेदभाव क्यों? वही बात जो मैंने पहले कही थी कि फौजियों के लिए कोई भी फाइल आएगी, वो उसके ऊपर दबा के रखना भी कुछ लोग अपना कर्तव्य भी समझते होंगे, मुझे ये समझ से परे है। लेकिन आर्मी वेटरन्स के साथ इस तरह का सलूक होना, इस तरह से उनको भेदभाव जो रवैया है उनके साथ अपनाना, क्या इसके ऊपर एलजी क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, एलजी जस्ट हैज टू टेल नारायणा एडमिनिस्ट्रेशन कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म कीजिए। आपने किस किस को अप्रोच किया अभी तक, बड़े स्तर पर की बात करें? देखिए, मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं हाईएस्ट लेवल तक जा चुका हूँ, जहाँ तक आर्मी का सवाल है, और जहाँ तक मेरी अपनी डीलिंग है, उनके फैसिलिटी डायरेक्टर है माधवन, उनसे मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ। क्या इसमें आर्मी कमांडर कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? सारे लेवल तक मैं पहुंच चुका हूँ, मतलब मैं बोलो हाईएस्ट लेवल तक मैं पहुंच चुका हूँ। जवाब अभी तक कोई नहीं है? जवाब अभी तक कोई नहीं। इट मीन्स कि जो हमारे वेटरन्स हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियां गलाई हैं उन बर्फीले रेगिस्तानों में या फिर एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उनकी सुनवाई अगर ये बड़े अधिकारी नहीं करेंगे, जो बड़े बड़े कमांडर हैं, जो बड़े दावे करते हैं, वीर नारियों के सम्मेलन करते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए कैंप लगवाते हैं, अगर वही लोग इनकी अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, और कोई क्या रास्ता है? देखिए पवन जी, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा, बिकॉज प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, लेकिन ये चीजें जो हैं
ये ऑटोमेटिकली इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, बिकॉज देर इज ए फीडबैक मैकेनिज्म। और उसके लिए यहाँ पे हमारे आर्मी जीओसी साहब भी बैठे हुए हैं, स्टेशन कमांडर भी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो फीडबैक आ जाती है। अब अगर ये सिर्फ मेरे को ही करना है, मतलब मैं भी चुप बैठ सकता था, मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन वो बात वही सोच की है कि आप कितना देना चाहते हो सोसाइटी को और अपनी फ्रेटर्निटी को, बात सारी सोच की है। और आई एम श्योर दिस विल गेट सॉर्टेड आउट। लेट मी टेल यू, इट मे टेक सम मोर टाइम बट इट विल गेट सॉर्टेड आउट। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। कर्नल पठानिया साहब, आपने हमें एक नया मुद्दा दिया है कि जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जो अपनी सर्विस करके अब घर में आए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अब उस स्थिति में भी होंगे कि उनके लिए पैदल चल पाना भी मुश्किल होगा। जो डिपेंडेंट हैं, उनके जो परिवार हैं, वो भी बड़ी मुश्किल में होते हैं जब इस तरह की फाइल्स वहां पर जाती हैं सीएच की, और उनको दर होना पड़ता है। हालांकि जो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं उनको मोटी रकम मिलती है, तो उसके बावजूद भी अगर पूर्व सैनिकों को, जहां उनके परिवारों को, जहां सर्विंग सोल्जर जो हैं, जो उनके परिवार एमएच में जाते हैं, वहां पर भी जो समय स्थिति है, वहां पर भी आधे से ज्यादा प्राइवेट हो चुका है। अगर आप अभी सतवारी मिलिट्री हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको वहां पर लोग दिखेंगे जो प्राइवेट ठेके पर लोग काम कर रहे हैं। वो पहले वाले हॉस्पिटल अब नहीं रहे। हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और फौज के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल में तो मैंने खुद जाकर देख ली है, मैं भुक्तभोगी हूं इस बात का, तभी मैं कह रहा हूं कि एक्स सर्विसमैन की फैमिलीज और खुद एक्स सर्विसमैन को अगर फौज के अंदर बैठे बड़े जनरल, बड़े कमांडर, अगर वही उनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो इनकी सुध लेने वाला कोई और नहीं है। सियासतदान तो अपनी सियासत करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से सत्ता में आ जाएं और रक्षा मंत्रालय का पदभार भी संभाल लें, रक्षा मंत्री भी बन जाएं, लेकिन काम जो है वो जो सेना के बड़े बड़े जनरल हैं, जिन्होंने एक सेकंड लेफ्टिनेंट से, जहाँ लेफ्टिनेंट से प्रमोशन लेकर जहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने सभी जवानों के साथ काम किया होता है। उनको ये पीड़ा समझनी चाहिए कि आखिर रिटायर्ड होने के बाद, वेटरन बनने के बाद, इन जवानों, इनके परिवारों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों। तो कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम कोशिश करेंगे कि थैंक यू। आपकी मुहिम जो है वो रंग लाए और जल्दी सेना हाईकमांड भी इसके ऊपर सोचे। और एलजी साहब अगर इसमें दखल देना चाहते हैं, अगर उनके अधीन आता है, तो एलजी साहब भी, हमारी अपील है कि आप भी इस चीज को गंभीरता से देखें, इसके ऊपर संज्ञान लें, और जो भी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है उनको बोला जाए कि वो प्रॉपर फैसिलिटी दें, क्योंकि पैसा तो वन टाइम कंट्रीब्यूशन में गया है, जवान हो चाहे अधिकारी हो, और सरकार से भी पैसा आपको मिलेगा, तो फिर सुविधा भी उसी हिसाब से फौजियों को व उनके परिवारों को मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवन जी, गॉड ब्लेस यू।